बात करेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज पर। डेली करंट अफेयर सीरीज पर जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, प्रतिदिन हम इस पर डिस्कस करते हैं, जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पूरे दिन के दोस्तों पूरे दिन के हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन सब पर हम बात करते हैं, जितने भी दिन भर के आवश्यक तथ्य होते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को कचरा इकट्ठा कर लिया और सब पर बात करना सिर्फ डाटा बढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोग डाटा बढ़ाने का ही काम नहीं करता हूं दोस्तों। बाकी देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी चूंकि फरवरी है, तो दोस्तों फरवरी तो आपको पता ही है कि सब डे के नाम से फेमस है। फरवरी फरवरी में सबसे ज्यादा डे आते हैं, है ना। तो काफी सारे सवाल हमारे कुछ इंटरनेशनल डे को लेकर ही होंगे, कुछ काफी सारे सवाल है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको अंदर देखने को मिलेंगे। उन पर दोस्तों हम साथ में एनालाइज करते हुए चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। तो आवश्यक और महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी हो सकती है पूरे दिन की, सबका निचोड़ दोस्तों आपके लिए इस सेशन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस पूरे सेशन को। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है वो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों आपको उन खिलाड़ी का, इस खिलाड़ी की फील्ड के बारे में बताना है कि खिलाड़ी कौन से सेक्टर से, मतलब किसके खिलाड़ी थे ये, कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन, ये किसके खिलाड़ी थे। सुरजीत सेनगुप्ता, जिनका अभी अभी 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और वो कोरोना के कारण उनका अभी निधन हुआ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, लेकिन ये फुटबॉल का भी अच्छा नॉलेज रखते थे, याद रखना। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लाया गया है दोस्तों। कई सारी कंफ्यूजन होती है कि सुरजीत सेनगुप्ता जी जो है ये फुटबॉल में भी कई सारे अवार्ड ले चुके हैं। और इसके अलावा जो ये मेन प्लेयर थे दोस्तों, ये मेन प्लेयर थे बैडमिंटन के, ठीक है ना। तो बैडमिंटन के नाम से ही ये जाने जाते थे, बैडमिंटन प्लेयर के नाम से जाने जाते थे। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन होने के कारण ही ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया था इनके लिए। तो दोस्तों जिनको पता नहीं है इनके बारे में, आवश्यक जो अभी वर्तमान में जो भी एग्जाम है दोस्तों 2022 की एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। जिनको जानकारी नहीं है वो जान ले दोस्तों, ये पूर्व मिडफील्डर रहे हैं बैडमिंटन के। और ये पश्चिम बंगाल के दिग्गज खिलाड़ी हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हैं ये। और इनकी दोस्तों अभी अभी कोरोना वायरस के कारण दुखद मृत्यु हुई है, और इस मृत्यु के समय इनकी उम्र दोस्तों 71 वर्ष थी। इसके अलावा दोस्तों सेनगुप्ता ने 1970 में इनका अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली, अर्थात इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, इन्होंने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। और इनके अलावा पश्चिम बंगाल की उस टीम का भी ये हिस्सा थे जिसने 1970 से 1976 के बीच में लगातार 6 बार फुटबॉल लीग का खिताब भी जीता है दोस्तों, फुटबॉल लीग का भी खिताब जीता है। तो यही कंफ्यूजन यहाँ पर आकर फंस जाती है कि ये फुटबॉल के प्लेयर थे या बैडमिंटन के प्लेयर थे, ठीक है ना। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की टीम के साथ में ये फुटबॉल खेलते थे, टीम की ओर से फुटबॉल खेलते थे, जिसमें इन्होंने 1970 से 1976 अर्थात की 6 सालों के इस सफर में 6 विशेष रूप से 6 खिताब, कौन से फुटबॉल लीग के 6 खिताब इन्होंने अपने पक्ष में किए हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है, इसके लिए आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, एक सेकेंड, ओके। तो विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, या फरवरी महीने के तीसरे रविवार को, फरवरी महीने के तीसरे सोमवार को, या तीसरे बुधवार को। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों पेंगोलिन दिवस, अब पेंगोलिन को तो आप जानते ही हैं। अब पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है पेंगोलिन दिवस, तो इसकी छोटी सी एक जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों।
पेंगोलिन एक ऐसा जंतु है, ऐसा प्राणी है दोस्तों जो कि IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल है। अर्थात ये कि दोस्तों अब ये जो है अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा है, अर्थात इनकी जो संख्या है दोस्तों धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये खतरे मतलब जो रेड लिस्ट में दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि IUCN की जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक होती है, उसमें जितने भी प्राणियों को उसके अंदर रखा जाता है, अर्थात उसमें जो लिख दिया जाता है, उसमें नोट डाउन कर दिया जाता है, वो उसमें उन प्राणियों की, उन पक्षियों की, उन जानवरों की सूची होती है जो संकटग्रस्त होते हैं, अर्थात जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो उसी श्रेणी में दोस्तों, उसी श्रेणी में रेड डाटा बुक में ही ये शामिल है पेंगोलिन, और इसी कारण से इनके अस्तित्व को बचाने के लिए, इसके प्रति जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए ही ये दिवस जो है मनाया जा रहा है दोस्तों। और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो है फरवरी के जो तीसरा शनिवार होता है, थर्ड शनिवार होता है, उसको ये माना जाता है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि ये जो हाल ही में अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो 19 फरवरी को ये मनाया गया है, 19 फरवरी को ये मनाया गया है, पूरी दुनिया में मनाया गया दोस्तों। इसके अलावा इस दिवस को हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को ही मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। पेंगोलिन प्रजाति जो मिट रही है दोस्तों, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसको बचाना है। और ये जीव जो है संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है, संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है, अर्थात ये कि IUCN की रेड डाटा बुक में ये शामिल है, जिसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अगर पर्यावरण को बचा के रखना है तो दोस्तों सभी जीव जंतुओं को भी हमें सुरक्षित रखना होगा, अर्थात पर्यावरण को सेफ बचा कर रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? अब दोस्तों बात करेंगे मृगी दिवस पर। अब ये मृगी दिवस कोई दोस्तों मुर्गी ना समझ ले इसको, है ना, मुर्गी ना समझ ले, ये मृगी दिवस है। मृगी दिवस मालूम है ना, ये एक बीमारी है जो अचानक से इंसान को आ जाती है, और ये एक सामान्य बीमारी है, कोई इसको ज्यादा हैवी ना ले। सामान्य बीमारी अर्थात ये है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि पूरे विश्व में प्रत्येक 10 लोगों में से एक को ये बीमारी सामान्य रूप से हो सकती है। 10 में से एक व्यक्ति को, तो समझ लीजिए दोस्तों कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति को हो सकती है, मतलब कि एकदम सामान्य बीमारी है। इसमें अचानक से इंसान बेहोश हो जाता है, और हालांकि इसमें जो है काफी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि उसकी डेथ भी हो सकती है, कभी कभी कुछ हालत ऐसे बन जाते हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये मृगी दिवस को पूरे विश्व में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को, फरवरी के दूसरे मंगलवार को, या फरवरी के दूसरे रविवार को, या दूसरे शुक्रवार को। तो बताइए, तो फटाफट इसमें हो जाएगा फरवरी के दूसरे सोमवार को। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फरवरी के दूसरे सोमवार को। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए दोस्तों। अभी फिलहाल हमने 14 फरवरी 2022 को पेंगोलिन दिवस को मनाया है, और पूरी दुनिया ने मनाया है दोस्तों इसको। और इसके अलावा दिवस को प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में दूसरे सोमवार को ही ये मनाया जाता है। और मिर्गी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मिर्गी जो एक बीमारी है, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें दिमाग की गतिविधि जो है असामान्य हो जाती है, जिस कारण से वह व्यक्ति बेहोश की स्थिति में पहुंच जाता है ना। और रोगी जो है एक तरह से बेहोश हो जाता है, और एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात WHO की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से एक व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी हो सकती है, इसलिए कि सामान्य बीमारी है। और इसके प्रति जनता में जागृति फैलाने के लिए ही ये मृगी दिवस का आह्वान किया गया है, मृगी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं दोस्तों? नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये ICAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इंडेक्स वगैरह ऐसा कुछ होगा, तो आगे हम देख लेंगे, है ना। तो दोस्तों कौन है इनके अध्यक्ष? देवाशीष मिश्रा, मयंक फुल्लर, रश्मि देसाई, या अंजलि माथुर। तो इसका देखिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर क्यों आया दोस्तों? क्योंकि जो माफ करना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडेक्स इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष चेंज होना,
ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है, अपने आप में एक दोस्तों एक बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर ये दिखा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा विभाग है, बड़ा विभाग है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये केंद्र सरकार का विभाग है। अब केंद्र सरकार का जो दोस्तों ये विभाग है, तो इसके अध्यक्ष का परिवर्तन होना, इसका अध्यक्ष चेंज होना, ये अपने आप में ही एक करंट का बहुत बेहतरीन मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। तो इनके स्थान, ये जो पद है दोस्तों, ये देवाशीष मिश्रा जी ने ग्रहण किया, प्राप्त किया है, ये इस पर आसीन हुए हैं। देवाशीष मिश्रा को 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए आईसीएआई का पद मिला है। और इसके अलावा दोस्तों देवाशीष मिश्रा जो है चार्टर अकाउंटेंट तो है ही, साथ ही साथ में वो जो है ये कास्ट अकाउंट ऑफ कंपनी कंपनी के सेक्रेटरी, किस कंपनी के, कास्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी के सेक्रेटरी भी है। और उनके पास में वाणिज्य में मास्टर डिग्री है। इसके अलावा कानून में स्नातक के साथ ही साथ में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक भी रह चुके हैं, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक भी ये रह चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक काफी एक योग्यता अर्थात की क्षमतावान मनुष्य है, क्षमतावान व्यक्तित्व है ये, जिन्हें जिन्हें जो है आईसीएआई का पद, अध्यक्ष पद दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति वर्ष हर साल 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए, इसका आंसर जरूर देना चाहिए। 13 फरवरी की बात हो रही है यहाँ पर कि 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, ये तो सबको पता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये डेट भी सबको याद रहती है, 13 फरवरी को महिला दिवस है ना। और विशेष करके महिलाओं को तो सबको पता है कि भाई 13 फरवरी को महिला दिवस है। लेकिन जिनको ये पता है कि 13 फरवरी को महिला दिवस है, तो ये बताइए मुझे आपकी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता है कि ये महिला दिवस किनके जन्मदिन के आधार पर मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है सुषमा स्वराज, दूसरा है सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर और सावित्री बाई फुले। और मैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूं कि चारों के बारे में आपको सामान्य ज्ञान जानकारी होगी ही होगी। सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर या सावित्री बाई फुले। तो दोस्तों इनमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सरोजिनी नायडू का। वो सरोजिनी नायडू ही दोस्तों, सरोजिनी नायडू के जो है 13 फरवरी 2022 को जो है ये एक राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया है और पूरे भारत में मनाया गया दोस्तों ये। इसके अलावा इस दिवस को हर साल 13 फरवरी को ही एंजॉय किया जाता है, 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्र सेनानी रही है, वो साथ में स्वतंत्र सेनानी और भारत की कोकिला कहलाने वाली, स्वतंत्रता सेनानी और भारत की कोकिला कहलाने वाली सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय महिला दिवस की जो शुरुआत हुई है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के आधार पर, वो हुई है दोस्तों 13 फरवरी 2014 से। 13 फरवरी 2014 से ही इसकी शुरुआत हुई है। और इसी दिन से अब हम हर 13 फरवरी को कोकिला दिवस अर्थात की राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं पूरे भारत में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब देखिए कुछ दोस्तों को तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन कुछ को नहीं आ रहा होगा। जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, तो उनको मैं बता दूं थोड़ा सा। अब ये रेडियो दिवस के सर क्या पढ़ा रहा हूं, क्या है रेडियो, अरे भाई इसका महत्व समझते हो क्या। महत्व समझोगे तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि सर ये क्या चल रहा है ना। रेडियो दिवस भाई, जब सरकार उसको दिवस के रूप में घोषित कर रही है, समझिए बात को, रेडियो दिवस के रूप में घोषित कर रही पूरे भारत के अंदर, तो समझिए उसका महत्व है। और भाई बिल्कुल महत्व है। अरे रेडियो आपको जागृत करने का कार्य प्राचीन समय से काफी लंबे समय से करता आ रहा है। माफ करना, प्राचीन समय नहीं बोलेंगे, काफी लंबे समय से करता आ रहा है। आपके अधिकारों का संरक्षण करता है,
आपको जागृत करता है, आपको जो है सारी जानकारी मुहैया कराता है, और साथ ही साथ में संविधान के द्वारा जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं ना, उन मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है ये, और मूल अधिकार को प्रोवाइड भी करता है, और मूल अधिकारों का इस्तेमाल कर सके उसका माध्यम भी आपका रेडियो बनता है। तो इन सारी बातों को और इन सारे रेडियो के इन सारे महत्वों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने जो है एक रेडियो दिवस को घोषित किया है, और वो दिन है दोस्तों 13 फरवरी का। कौन सा दिन है? 13 फरवरी का। और अभी जस्ट आपने क्या देखा था 13 फरवरी को, और क्या था? है ना? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए एक बार। 13 फरवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। विश्व भर में, अर्थात ये दोस्तों इंटरनेशनल डे के रूप में, इंटरनेशनल डे के रूप में इसको एंजॉय किया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे, है ना? तो विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, हर 13 फरवरी को मनाया जाता है। जब हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों, उसी दिन इसको पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस दिवस की दोस्तों ये शुरुआत हुई है, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक लोकतंत्र देश में जो भी मूल अधिकार जनता को प्रोवाइड किए गए हैं, उनको, उनके महत्वों को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में ही दोस्तों इस दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो है कुछ देशों के द्वारा मिलकर के, कहें कि पूरे विश्व के को लेकर के एक इंडेक्स ये भी जारी किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस देश में कितना लोकतंत्र है। अब इस सवाल को समझने से पहले दोस्तों आप इसकी छोटी सी बेसिक सी बात समझ लीजिए कि इसका कहने का अर्थ ये बनता है कि ये जो इंडेक्स निकलता है ना, ये इस बात की जांच करता है कि जिस देश ने अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित किया है, लोकतंत्र की घोषणा की है कि भाई हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, जिस देश ने भी कहा है, तो उस देश में वास्तविक रूप से ये इंडेक्स ये इस बात की निगरानी करता है कि इन्होंने कह तो दिया है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र की मात्रा को नापता है। तो ये देखता है कि पूरे विश्व में जितने भी देशों ने ये बोल के रखा हुआ है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, तो ये इंडेक्स वही कार्य करता है, पूरे विश्व के जितने भी देश लोकतंत्रात्मक देश है उनकी शासन व्यवस्था को देखता है और उसका परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद में प्रतिवर्ष फिर ये उसकी रिपोर्ट पेश करता है और बताता है कि वास्तविक रूप से किस देश की क्या हालत है, किस देश में कितना लोकतंत्र है। अब एक बात मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को कि किसी भी देश का लोकतंत्र पता करना, तो कैसे पता होगा दोस्तों? किसी देश में लोकतंत्र अगर अच्छा है, ज्यादा है, तो वो कैसे होगा? किसी देश में सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र ना हो, वो कैसा होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप समझते चलेंगे दोस्तों। जिस देश में कानून कम होंगे उतना ही लोकतंत्र उस देश में ज्यादा होगा। समझना बात को, क्योंकि कानून काहे के लिए बनाए जाते हैं? जनता को प्रतिबंधित रखने के लिए। कानून का इस्तेमाल सरकार के द्वारा तभी किया जाता है जब जनता को कंट्रोल में रखना होता है, और जनता पर कंट्रोल रखना अर्थात जनता पर प्रतिबंध लगाना, जनता पर नियंत्रण रखना किसका उदाहरण है? भाई ये तो जनता के अधिकारों को छीनने का उदाहरण है ना? और जब अगर आप कानून बना करके जनता के अधिकारों को छीनोगे तो उस देश का लोकतंत्र अपने आप छीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छीन हो रहा है ना? उस देश का लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से, इसी आधार पर ही ये इंडेक्स देखता है दोस्तों। EIU का जो इंडेक्स निकलता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये तय करता है, ये बताता है कि किस देश में कितना लोकतंत्र है, और इसी आधार पर ये बताता है। इसका आधार यही है बताने का, ठीक है ना? तो दोस्तों इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को अभी दोस्तों 2021 में जो इंडेक्स आया है, उस इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला है, जो कि बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति में, याद रखिएगा, बहुत खराब स्थिति में है। भारत में लोकतंत्र है, वो शानदार लोकतंत्र हम तो कहते हैं, वो शानदार कहते हैं क्योंकि अपने खुद की स्वयं की चीज की कोई बुराई नहीं करता है ना? लेकिन वास्तविकता से भी दोस्तों अपने मुंह मोड़ लेना ये भी कहीं की सही बात नहीं है, ठीक है? अपनी वास्तविक स्थिति को भी देख के समझते हुए चलिए। तो भारत को 46वां स्थान प्राप्त है दोस्तों, जबकि वास्तविक परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो भारत में ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में फेमस है।
है ना। लेकिन उसके बाद भी इस EU जो भी यार ये बोलने में अजीब सा लगता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में आया, उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब बताई गई है। तो इसमें दोस्तों इस IU के इसका फुल फॉर्म जरा देख लीजिएगा, आप लोग कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आपको इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो अन्य व्यापक एग्जाम होते हैं, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये EIU का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है ना यार। इससे तो चलिए छोड़िए इसको। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यूनिट। तो दोस्तों इसके द्वारा जो है वर्ष 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, और इस इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला है। और 46वां स्थान मिला, और नंबर कितने मिले हैं दोस्तों, तो इस परिप्रेक्ष्य में उसको नंबर मिले हैं 6.91। भारत को 6.91 नंबर मिलते हुए 46वां स्थान मिला है। और इस इंडेक्स में आपको साथ साथ बता दें दोस्तों कि अमेरिका की हालत भी काफी खराब बताई गई है, अमेरिका की हालत भी काफी खराब बताई गई है। और ये इंडेक्स आया था कुल मिलाकर के 167 देशों पर, क्योंकि अभी विश्व में दोस्तों 167 अर्थात 167 ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र स्थापित है, जिन्होंने अपनी शासन व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र को अपनाया है। तो इन सभी 167 देशों में 21 देशों के पास ही पूरा लोकतंत्र है, ठीक है ना। और बाकी सब में की स्थिति लोकतंत्र को लेकर के काफी खराब बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को अपनाया है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को अपनाया है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो पहले इस स्कीम के बारे में जान लीजिए, सिस्टम के बारे में जान लीजिए कि क्या है ये एकल खिड़की प्रणाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एकल खिड़की प्रणाली एक ऐसी ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है सरकार का। उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत दोस्तों जो निवेशक होते हैं, जो निवेश करते हैं अपना पैसा, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी प्रदान कर दी जाती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये खिड़की के चक्कर में पड़ के, वो खिड़की अर्थात विंडो है ना, और विंडो किसको बोलते हैं दोस्तों, हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो एकल खिड़की जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है, ये राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सरकार की डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, जिस पर निवेशकों को जो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों पैसा, उनको एक ही जगह से सारी जानकारी प्रदान कर देना, यही एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें दोस्तों ये कौन से पहले केंद्र शासित प्रदेश ने अपनाया, केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है, और इस प्रकार का कार्य करने के बाद में ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों डिजिटल निवेशक मंच है, डिजिटल निवेशक मंच है। सभी निवेशकों को डिजिटली सारी सुविधा इनको एक ही स्थान से प्राप्त हो जाएगी, और जिससे कि ये दोस्तों अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक जो है मंजूरियों के आवेदन यहीं से कर सकते हैं। और सितंबर 2021 में दोस्तों, सितंबर 2021 में केंद्रीय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, या कहें कि पीयूष गोयल जी के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस पर हम करंट अफेयर सीरीज भी लाकर आए थे, कि हाल ही में एक घोषणा हुई है, उस घोषणा के अनुसार वो घोषणा बता दूं मैं आपको, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा वो घोषणा हुई थी। उस घोषणा के द्वारा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर बनेगा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। सभी स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर ये तो सूरत में ही बनेगा, है ना, सूरत में बनेगा, क्योंकि सभी को मैं काफी लंबा लेक्चर लेकर भी आए थे इस बात पर, इस पर हमारा सेशन हो चुका है। तो आप सभी को पता ही दोस्तों, इस पर ज्यादा चर्चा करने की हमको आवश्यकता नहीं है। भाई सूरत में बुलेट ट्रेन जो है एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, जो कि भारत का पहला मेट्रो स्टेशन बनेगा सूरत सिटी में। इसके अलावा जो पूरा रूट है मुंबई से अहमदाबाद वाला, जो कि 508 किलोमीटर लंबा रूट है, इसमें लगभग जो है कुल मिलाकर 12 स्टेशन डेवलप होने वाले हैं। और जो सूरत का जो पहला स्टेशन होने वाला है, ये दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार का सामान्य
वर्तमान जानकारी आपको पहले से ही मैं आपको पहले ही दे चुका हूं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों, ओ हो एक क्वेश्चन और है, चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉम टॉम ट्रैफिक अर्थात ट्रिपल टी ट्रैफिक 2021 के अनुसार भारत का, अब दोस्तों देखिए ये भी एक इंडेक्स है, ये भी जो इंडेक्स है ये भी पूरे विश्व का भ्रमण करता है और पता करता है पूरे विश्व की रोड रोड घूमेगा ये, और पता करेगा कि कौन से शहर की जो रोडें हैं जहां वहां ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये सिर्फ इतने पता करता है कि भाई किस शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है पूरे विश्व में, है ना। तो विश्व में दोस्तों, विश्व में भारत में सबसे पहले नंबर पर मुंबई आता है, सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जब भीड़ भाड़ पाई जाती है वो ट्रैफिक जो पाया जाता है वो मुंबई में पाया जाता है। और अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो तुर्की में, पूरे विश्व के मामले में तुर्की में सबसे ज्यादा, तुर्की के जो इस्तांबुल है उसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ पाई जाती है। और इसके बाद में मास्को का नंबर आता है, मास्को का नंबर आता है। और मुंबई को दोस्तों 8वें स्थान पर, माफ करना, दुनिया का 5वां स्थान बड़ा मिला है, 5वें स्थान पर रखा गया है मुंबई को, मुंबई को 5वें स्थान पर रखा गया है। सोचिए कितनी भीड़ भाड़ है मुंबई के अंदर, है ना। तो ध्यान रहे कि टॉम टॉम जो है वर्ष में तीन, वही यार कि पूरे 365 दिन का पूरा उनके पास में एक लेखा जोखा होता है पूरे ट्रैफिक का, उसके हिसाब से जो है अपना इंडेक्स तैयार करते हैं और ये प्रतिवर्ष उसको जो है इंडेक्स निकालते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि पूरे जितने विश्व में जितने भी शहर है, पूरे विश्व में जितने शहर है सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन से शहर में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आपको करंट अफेयर सीरीज, जो सीरीज में आपको सभी जितना भी डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है सभी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसी प्रकार से प्रतिदिन हम जो इस पर डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। शनिवार को जो है आपको, शनिवार को मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया था क्लास, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और सोमवार को दोस्तों तो इसीलिए मैंने क्या 2 दिन का एक साथ ही डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब बाकी कोई कारण होता है तो ही दोस्तों क्लास मिस होती है, अन्यथा क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती है दोस्तों। और इसके अलावा जो हमारी क्लासेस, जो हमारी सब्जेक्ट क्लासेस चल रही है वो भी कंटिन्यू ही रहेंगी, कोई उस पर रुकने वाली नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, कोई नया टॉपिक के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।